वेलकम बैक। आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल अयूब सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, सीटेट एग्ज़ाम का सुन रहे हैं और भी कई सारे एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप अभी से अगर एक प्रिपरेशन के मोड में हो जाते हैं तो आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक तैयारी करने का एक क्या होता है, एक लय होती है। अगर आप एक लय में चले आते हैं तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम कोई भी हो वह आसान होता है। लेकिन जैसे ही आप अगर बीच में छोड़ देते हैं, गैप आ जाती है, तो फिर उस गैप को भरने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। और आपको तो ऐसे भी टारगेट बहुत कम ही है कि आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम का टारगेट क्या दिया है। सीटेट एग्ज़ाम का दिया इन्होंने लगभग इन्होंने कहा कि दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जो दिसंबर से शुरू है, जब बात दिसंबर की है तो आपको पता होनी चाहिए कि दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद से कभी भी डेट शेड्यूल दिया जा सकता है। तो 15 दिसंबर के बाद अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड उससे पहले नहीं हो जाते हैं और उसके बाद भी आपको खास करके एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप बने रहते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो हम लोगों ने कल जो किया था वो क्या किया था, NEP 2020 के बारे में हम लोगों ने कहा था। NEP 2020 पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर हमने बहुत अच्छा से चर्चा किया और वो भी ऑफिशियल जो लेटर था, ऑफिशियल जो दस्तावेज था, कंटेंट था, उस पर उसके आधार पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आपको हम ये भी बताए थे कि वहाँ जो होगा आपका एग्ज़ाम इस बार जो होगा तो वो इस बार आपसे क्या पूछ सकता है, इस बार ज़्यादातर आपसे जो है ना गहराई से ज़्यादा पूछने की ज़्यादा चांसेस है। इसलिए उसको आप पढ़े, अच्छे से पढ़े। अब देखिए यहाँ की ये एग्ज़ाम में जो पिछले पूछा गया है, जैसे कि अभी तक जो 2021 में 22 में जो जनवरी के आसपास जो सवाल बनी थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, उन सारा सवाल को हम यहाँ इंक्लूड करके ले आए हैं। आपको इस PDF में इंक्लूड है। तो इसीलिए इस सवाल को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना है कि सवाल किस तरह से बनता है। हालांकि सवाल बहुत आसान है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर कैसा सवाल बना जा सकता है। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले जो विस्तार से जो NEP 2020 का पूरा दस्तावेज हमने पढ़ा, उसमें खास करके स्कूल में जो चेंजेस की गई थी उस स्कूल का चेंजेस के बारे में आपको देखना चाहिए। क्योंकि आप दे रहे हैं पेपर 1 और पेपर 1 में ये खासियत है कि आपको क्या होगा जी, जो 1 to 5 लेवल का स्कूल के अंतर्गत जो चेंजेज हुआ है उससे सवाल बनेगी। इसलिए स्कूल में जो भी चेंजेज किया गया था हम उसी पर कल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए थे, आपको दिखाए थे कि किस तरह बच्चे के अंदर जो है ना कैसे शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है, कैसे पेडागोजिकल अप्रोच अपनाया जाने की बात की गई है, कैसे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया गया है, किससे किसकी तरफ ले जाने की बात, सारा बात हमने कल जो है हम अच्छा से चर्चा किए थे। तो चलिए आज उसी मोड में हम लोग जो उसी के आधार पर और जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया, ये क्वेश्चंस आपका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और भी बहुत जगह इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है, इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करें और देखें कि सवाल जो है कैसे कैसे बना है। पहले आप अपने स्तर से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को सही से बताऊंगा। तो शुरू करें। तो पहला ही सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर, थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशन के माध्यम का प्रस्ताव करती है। यानी इसमें बोल रहा है कि कौन सी भाषा होगा प्राइमरी लेवल पर जो है कौन सी भाषा की प्राथमिकता की बात यह करता है। क्या वह हिंदी की बात करता है, क्या वह अंग्रेजी की बात करता है, क्या वह संस्कृत की बात करता है, या मातृभाषा या घर की भाषा की बात करता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो ये NEP 2020 में कहा गया था कि भाषा जो प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए वह भाषा की क्या होनी चाहिए, तो वह भाषा होनी चाहिए मातृभाषा। क्या होनी चाहिए, मातृभाषा। तो यही बात मातृभाषा के बारे में इन्होंने बात किया है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा सवाल का जवाब हो जाएगा जी, तो नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा आपका, नंबर डी। देखिए नंबर डी ही आपका सही और सटीक जवाब हो गया। चलिए तो ये था। आगे देखिए, आगे हम लोग करते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छा से। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में पूछा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ना, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का। तो ये क्या मूल्यांकन का यह उद्देश्य होगा कि रटने की क्षमता का परिरक्षण, देखिए रटने वाला बात जहाँ भी है ना काट दिया कीजिए, पुनरुत्पादन को वह याद रखने की क्षमता का मापन नहीं, बिल्कुल गलत। याद करना है ना, ये रोट मेमोरी, इस सब पर बात वहाँ डिस्प्लेस करने की बात कहा गया था, कल ही हम लोगों ने देखा था। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये बिल्कुल सही लाइन लग रहा है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करना, मापदंड बनाना, ये सब ऑप्शंस जहाँ भी मिले ना, सीटेट में जो ऑप्शंस आता है ना, आप तो यूं ही 2 ऑप्शंस को छाड़ दीजिएगा, बहुत आसान ऑप्शंस आता है, बच जाएगा 2, उसी 2 में आपको बस आप चाहिएगा थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ाई किए हैं तो सीटेट में वो 2 ऑप्शन में भी 1 ऑप्शंस को छाड़ना बहुत आसान है। ज़्यादा भारी भरकम सवाल नहीं आता है इसमें, है ना, ये उतना लेवल का नहीं आता जो लेवल DSSB सबका है, वह लेवल इसका नहीं है। लेकिन हालांकि आप नए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सवाल थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज कर रहा है, 2 ही ऑप्शंस भले कन्फ्यूज तो करता ही है, तो इसीलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, नंबर सी वाला जो है बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और ये अगला सवाल आपके सामने है, इसको लगाने की आप कोशिश कीजिए। तो सवाल है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित करती है, आकलन के संदर्भ में क्या प्रस्तावित करती है, ये पूछा गया है। योगात्मक आकलन की क्या बात करती है, या परीक्षा के लिए अधिगम की बात करती है, या 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति की बात करती है, या पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करती है। तो पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तो बात ही नहीं करती है, और परीक्षा में योगात्मक आकलन की भी बात नहीं करती है। आप कहिएगा योगात्मक आकलन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो योगात्मक आकलन है इसी को क्या बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं हम लोग समेटिव, है ना, समेटिव असेसमेंट होता है, उसी को आप बोलते हैं। जो किसी सत्रांत यानी सत्र के अंत में या फिर अवधि के अंत में एक निश्चित समय में जो एग्जाम असेसमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लगातार चलते रहता है। तो ये सब तो क्लास में थ्योरी क्लास में बड़ा अच्छा से एकदम पूरा विस्तार के साथ बात किए हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग को अभी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पर बात करता है। कल ही हम लोगों ने इस पर बात किया था और देखा था कि 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ। हर तरह से चहुमुखी, यानी ये तो था ना कि समग्र विकास वाला बात जो बोला गया था, वहीं से यह सवाल आपका बना है कि समग्र विकास यानी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति, चारों तरफ बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को देखना है, कोई एक ही एस्पेक्ट या 2-3 एस्पेक्ट को ही नहीं देखना है, चाहे वह शैक्षिक हो चाहे स्वशैक्षिक हो, दोनों एस्पेक्ट को आपको देखना पड़ेगा, सब लगभग सारा चीज, यानी विकास के सभी आयाम इसमें शामिल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, यानी किस उपागम से किस उपागम के लिए, है ना। तो कौन सा साधन से कौन सा साधन, उपागम का मतलब क्या होता है, जिस साधन होता है, तो कहां से कहां ले जाने की इसमें बात हो रही है। तो आपको पता होनी चाहिए कि रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक अधिगम की ओर ले जाने की बात हो रही है। कहां से कहां तक ले जाने की बात हो रही है। बच्चों को उन्होंने कहा, कल हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि बच्चों को शिफ्ट करना है ना, डिस्प्लेस करना है ना, रटने पर आधारित अधिगम से कहां ले जाना, अवधारणात्मक अर्थात अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाना है। हम लोगों ने इस दोनों शब्द को अच्छा से कल डिस्कस किया था, तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये सवाल आपके सामने है, चलिए इनको लगाइए आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों में आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये सवाल जरूर आएगा कि सही नहीं पर जरूर आपको गौर करना चाहिए। सही है वो अलग बात है, यहाँ पूछा है सही नहीं है तो वो आपको देखना है। तो देखिए ये वाला जो सवाल पूछा गया है इस पर आप लोग दीजिए उत्तर, पहले अपने खुद लिखिए तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम बनाते हैं। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। क्या रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, इस पर बात हो रही है, या यह नहीं है सही। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक आयामों की क्या होगा, प्रगति शामिल होगी, बिल्कुल सही बात लग रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, क्या ये होगा। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगा, देखिए ये वाला आसान कर दिया बिल्कुल दे करके।
ओह अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं इसको। केवल देख के आप काट मत दीजिएगा, कहीं कहीं हमेशा केवल वाला गलत ही होता है, लेकिन इसको पूरा पढ़िए कह क्या रहा है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। नहीं नहीं, ये तो कह ही दिया है, तब ये तो नेगेटिव वार्ड हो गया, ये केवल वाला नेगेटिव ही हो गया। यही ट्रिक सही रहेगा इसमें कि केवल या कहा कि व्यक्तिगत कार्यों पर ही केंद्रित होगी, सामूहिक कार्यों का शामिल नहीं। नहीं, ये तो नहीं। 360 डिग्री का मतलब होता है सभी चीज को शामिल करना, तो यही नहीं होगा और यही आपका सही और सटीक जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित है ना करती है कि शिक्षा खाली जगह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा जी? वेधन और अभ्यास पर आधारित होना चाहिए। वेधन मतलब ये होता है रोटेट मेमोरी, रिमेम्बरिंग वाला बात करता है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, इस पर तो हम लोगों ने बहुत जोर देकर कल बात किया था कि क्या डिस्कवरी लर्निंग की बात करता है ना, और अन्वेषण प्रेरित होना चाहिए, उसको अन्वेषण की तरफ ले जाएंगे। इसलिए 6 क्लास के बाद ही बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ले जाने की बात हो रही थी। तो ये तो कट ही गया आपका, ये भी कट ही गया, इसलिए नंबर 3 आपका क्या हो गया जी? बिल्कुल सही और सटीक जवाब निकल के सामने आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, ये आपसे पूछा गया है कि किसकी ओर बदलाव की प्रस्ताव रखती है। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है इस बात की प्रस्ताव रखती है, या रटकर सीखने, ये तो सवाल ही नहीं हुआ। रट के सीखने वाला जहां भी ऑप्शन है काट ही दीजिए, बहुत आसान ऑप्शन है जी। पाठ्यक्रम सामग्री वृद्धि या मानकीकरण, जहां भी मानकीकरण वाला बात है ना, ये भी काट दिया कीजिए। पाठ्यक्रम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पाठ्यक्रम पर ही पूरा हम नहीं निर्भर हो जाएंगे। यह सीखना कि कैसे सीखना है ना, सिखाना कैसे है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हमको जो है ना किसके तरफ ले जाना है, बच्चे को लर्निंग की तरफ ले जाना है, बच्चा स्वयं सीखे, यानी मेटा कॉग्निटिव से तरफ के ले जाना है। ये मेटा कॉग्निटिव के बारे में आप सुने होंगे, क्या होता है जी? अधिसंज्ञान शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कॉग्निशन के पर ही कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन कहलाता है। तो ये वाली बात है, चलिए उतना नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार के आकलन के संदर्भ में पूछा है कि किस प्रकार के प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित कि क्या हो, जहां बात तुलना उलना का है ना, तो आप काट दिया कीजिए। ऑप्शन सी टेट का ये सिंपल सा फंडा है। वर्ष पर्यंत पेपर और पेपर पेंसिल, देखिए पेपर पेंसिल परीक्षा भी नहीं लेना है, या वर्ष पर्यंत, अभी हम बातें ये कहती कि समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ लेके जाना होता है। यहाँ पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पर बात जोर देता है। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र पर यह बहुत है कि आकलन कैसा होना चाहिए, योगात्मक भी नहीं होनी चाहिए, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पर होनी चाहिए। इसीलिए इसका सही और सटीक जवाब आपको मिल गया होगा कि इसका जो सही और सटीक जवाब क्या हो गया जी? यही 360 डिग्री वाला होना चाहिए, यानी सी नंबर आपका जवाब हो गया। तो सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको लगाइए, कोशिश कीजिए कि बन जाए, और बनेगा ही, बहुत आसान है, बहुत आसान सब सवाल है, बनेगा ही बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती किया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई प्रस्तावित नहीं करती है। विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि पर बात करना है कि लचीलेपन होनी चाहिए, बात सही है। रटन अधिगम को महत्व देता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कट जाएगा ये। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देता है? बिल्कुल सही बात है, विवेचनात्मक चिंतन। हम लोगों ने कल ही इस पर बात किया था काफी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हम लोगों ने कहा था कि कल जो बात हुआ था कि समालोचनात्मक, विवेचनात्मक, इस तरह की हम बच्चे के अंदर विकसित करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो आपको सही क्या हो गया जी? 2 और 4 बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 जहां भी कहीं भी है उसको ढूंढिए और अच्छे से उसको टिक मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट का क्या प्रस्ताव करती है? तो यह क्या प्रस्ताव करती है जी? देखिए ये सवाल अच्छा है और इस पर सवाल आसान भी है, ऑप्शंस छांटना भी बहुत आसान है। ऑप्शंस छांटने की कला आप जिस दिन आप सीख गए ना जी, आप समझिए उसी दिन आप सफल हो गए, ये होना चाहिए। या पहली तो बात, योगात्मक आकलन की बात नहीं करता है क्या? ये योगात्मक आकलन की बात करता है? आप देखे होंगे कि नहीं करता है, योगात्मक आकलन की बात नहीं करता है। यंत्रवत याद करने की बात नहीं करता है, तो कट गया। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा की बात नहीं करता है ना। तो स्व आकलन और जन समूह आकलन की बात, समावेशन की बात करता है।
कि बच्चा स्वयं आकलन करे, है ना, स्व आकलन। ये अगर इसको आप जोड़ना चाहते हैं सीडीपी से तो ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन को ही तो क्या कहते हैं, लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग की बात हम लोग करते हैं। जब बच्चा स्वयं अपने आप की आकलन करते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ है, कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन सभी बातों पर जब कोई स्व आकलन करता है तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए खाली जगह करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी, बताइए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या कंठस्थीकरण करना चाहिए, प्रत्यास्परण करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंठस्थीकरण या समालोचन, ये 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कंठस्थीकरण यहाँ भी है, कट गया। अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल सही है कि अनुभव जनित अधिगम एवं प्रत्यास्परण मतलब होता है रिमेम्बरिंग वाला बात हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए नंबर सी ही आपका बिल्कुल सही है कि अनुभव जनित अधिगम को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे के अधिगम को हम क्या करें, अभिव्यक्ति का मौका दे, बच्चे के अनुभव को अभिव्यक्ति का मौका दे। और समालोचनात्मक चिंतन की बात तो शुरू से हम लोग कर ही रहे हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है जी। उपयुक्त इमारती ढांचा को प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो यहाँ उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं की तो बात करता है, तो ये तो नहीं होगा। उपयुक्त इमारती ढांचा ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, है ना, या अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है, यही आपका सही होगा, है ना। एक शिक्षक के लिए दे सकता है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है ना। अनिवार्य विशेष शिक्षा, हाँ विशेष शिक्षा को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन सी नंबर वाला को हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए नंबर सी ही आपका सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग खाली जगह को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ये तो लगता है रिपीट हो गया है, दिव्यांगजन, इसको हटाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने और इनको लगाइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, क्या बदलाव प्रस्तावित, क्या बदलाव किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए कौन सा बदलाव किया गया है जी। मानकीकरण से लचीलेपन की तरफ ले जाना है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की तरफ ले जाना है, संरचनात्मक समझ से परीक्षा के लिए ले जाना है, या बहुविषयकता से कठोरता। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया है। तो मानकीकरण से लचीलापन की तरफ ले जाना, ये बात सही लग रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक, कभी भी रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक जा सकता है, इसलिए ये भी कट गया। इसलिए आपको ये नंबर ए बिल्कुल सही है जवाब हो गया होगा। अगर अच्छी समझ होगी तो तुरंत समझ जाइएगा ये बात। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेते, हम देखे थे ना, वहां कहा गया कि जो परीक्षाएं होगी वो फ्लेक्सिबल रुख अपनाएगा, जो व्यवस्था होगा वो भी फ्लेक्सिबल रूप अपनाएगा, खास करके फाउंडेशनल स्टेज में। कल ही पीडीएफ में बात की, अगर आप अच्छे से नहीं देखे हैं वो वीडियो एनईपी 2020 का, तो जरूर अच्छा से देख लीजिएगा उसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुभाषिता खाली जगह को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, नहीं, बिल्कुल नहीं रुकावट की, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता, बिल्कुल नहीं, अनावश्यक जटिलता नहीं है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, बिल्कुल गलत है। इसलिए यह क्या एक पूंजी की तरह, एक संसाधन की तरह देखती है, क्योंकि बहुभाषावाद या बहुभाषिता यह कक्षा में एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए और देखा ही जाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि जो बच्चा 2 या 2 से अधिक भाषा जानता है वह निश्चित रूप से वह भाषा की, वह बच्चा क्या होता है जी, अदर बच्चे से ज्यादा तेज तरार होते हैं जो बच्चे कम भाषा जानते हैं, और सहिष्णु भी होते हैं। जो बच्चा ज्यादा भाषा जानता है वो सहिष्णु भी होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे कल्चर को समझते हैं अच्छे तरह से। तोड़ने वाले बात वहां नहीं होता, वहां जोड़ने वाली बातें होती है। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं, पाठ पुस्तकों पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए, या मानकीकृत एवं एक रूपी होनी चाहिए। बात है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को शामिल करने की, तो क्या होनी चाहिए जी, मानकीकृत व एक रूपी होनी चाहिए, क्या नहीं, संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए, बिल्कुल सही, संलग्न और संदर्भित, संलग्न भी होना चाहिए और संदर्भित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में होनी चाहिए। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित करता है, तो कौन सा कथन प्रस्तावित करता है जी, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है।
तो कौन सा कथन प्रस्तावित है जी? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। बिल्कुल गलत बात है, ये बाधक नहीं है। बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी नहीं कि अंग्रेजी को इतनी महत्व देने की क्या बात है, समाज में इतनी ज़्यादा अंग्रेजी को महत्व दे दिया गया, ये क्यों नहीं? हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारी सब पर हमें महत्व, गर्व होनी चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये सही लग रहा है हमको। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करती है और सीखने में बाधा डालती है। बिल्कुल गलत बात है। बच्चा और ज़्यादा स्पष्ट रूप से सीखता है अगर द्विभाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, बहुभाषा जानता है तो। इसलिए नंबर 3 ही बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि खाली जगह एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूएई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है? एकलव्य मॉडल? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, एकलव्य मॉडल नहीं है ना। नई तालीम? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नहीं होगा, ये सर्व शिक्षा अभियान की बात इसमें करता है, इसलिए यही सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए जी? देख लीजिए, शिक्षा के बारे में बोला गया है कि शिक्षा को केवल निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ता आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। अन्वेषण, निर्धारण और खोज आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो 2, 3, 4 तो बिल्कुल सही होगा। तो 2, 3, 4 जहां कहीं भी है, सब में एक ही दिया क्या जी? गड़बड़ हो गया। 2, 3, 4 तो ये ऑप्शन सी गलत है, इसमें कहीं दिया ही नहीं है। इसका सही होगा आपका 2 है ना, 3 और आपका 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही और सटीक होगा। कभी कभी प्रिंट में गड़बड़ हो जाता है ना। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम प्रस्तावित करती है? किस भाषा पर? कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर, यहाँ बात प्राथमिक स्तर पर पूछा गया, तो जब भी प्राथमिक स्तर पर पूछे तो हमने कल ही बात किया था कि वह क्या होनी चाहिए जी? मातृभाषा या घर की भाषा होनी चाहिए, यही आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रटने की क्षमता का परीक्षण करना? बिल्कुल नहीं। पुनरुत्पादन याद रखना है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को सीनियर पर या मदद करना? यही हो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में खाली मूल्यांकन का अभिरूप खाली जगह से खाली जगह होना चाहिए। किस खाली जगह से खाली जगह? तो मूल्यांकन का अभिरूप कल ही इस पर हम लोग बात किए थे, ये तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? रचनात्मक से योगात्मक, क्या होनी चाहिए है ना, या योगात्मक से रचनात्मक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, रचनात्मक योगात्मक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही होगा, रचनात्मक से योगात्मक होने, पहले रचनात्मक होनी चाहिए फिर योगात्मक होनी चाहिए, है ना। तो मूल्यांकन का अभिरूप रचनात्मक से योगात्मक होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा प्रस्तावित है कि अन्वेषण आधारित शिक्षण, बिल्कुल सही। कथा वाचन आधारित शिक्षण क्या होगा? वेधन बार बार नहीं, ये नहीं होगा। चर्चा आधारित शिक्षण, ये भी होगा, है ना। तो इसमें 1 और 4 तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जहाँ कहीं भी है उसी को मारिए। 1, 2 कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र भी चलेगा। तो 1, 2, 4 ये बी नंबर ही आपका सही और सटीक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खाली जगह और खाली जगह के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो किसके किसके समावेशन को प्रस्तावित करती है? समूह कार्य एवं स्व आकलन की प्रस्तावित करती है। मूल्यांकन के लिए समूह कार्य एवं स्व आकलन के समावेशन की बात। परियोजना या मानकीकृत, परियोजना और मानकीकृत पोर्टफोलियो ये सब तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। परियोजना एवं समूह कार्य एवं स्व आकलन की बात करता है, इसलिए नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? इसमें पूछा है नहीं सुझाया है, तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। रट्टा मारकर सीखने, तो यही सही होगा, यही गलत है और यही सही होगा, क्योंकि पूछा भी गया है नहीं वाला। तो बाकी को तो पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, हमको समझ में आ गया, यही आपको हम बता दिए, क्लियर यहीं से हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों की किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को
शामिल करना चाहिए, है ना। तो किसको संज्ञानात्मक, सामूहिक या सामाजिक या आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक या भौतिक, या संज्ञानात्मक भावात्मक, मनोगत्यात्मक, भौतिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक। तो ये नहीं होगा, है ना। इसमें जो आपका सही सटीक आंसर होगा बता देते हैं, ये होगा ये वाला, है ना, सी। संज्ञानात्मक, भावात्मक भी होना चाहिए, मनोगत्यात्मक भी, साइको सोशल भी होना चाहिए। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस नीति विद्यालय में क्या करना चाहिए, इसी टाइप का आप सवाल बना के आपसे पूछेगा। हैतल को विद्यालय के सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बहुभाषिकता संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहनी चाहिए, बिल्कुल सही सटीक और लाइन है। हैतल को अध्यापक कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी सीखा उसे भूल जाए, ये सब कट गया, इसलिए बिल्कुल सही होगा बी नंबर। चलिए, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका। तो आप सवाल देख लिए कैसा कैसा सवाल है इसमें। अगर कोई सवाल पर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हम ही इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हम कोई बड़ा विद्वान नहीं है, है ना। बस हमें आप में यही फ़र्क है कि हम एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं और एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहे हैं, और आप अभी क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी कल होकर के पढ़ा सकते हैं, या क्लियर किए होंगे तो आप भी कन्फ्यूजन, ये कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। इसीलिए ये बड़ा छोटा होने की कोई बड़ी बात नहीं है, सबको, ये सब यूनिक है, सब अपने अपने में स्पेशल है। ईश्वर ने जिसको भी बनाया है बहुत स्पेशल बनाया है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह का बनाया हुआ कोई भी चीज़ जो है ना बेकार नहीं होता है, आपको पता होनी चाहिए। इसलिए खुश रहिए ज़िंदगी में, हम यही बोलते हैं, ज़िंदगी में जो मिला है उसका सम्मान कीजिए, और जो नहीं मिला उसके प्रति सोच के, उसके प्रति या ध्यान दे करके, या उसके लिए टेंशन हो के बेकार की ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी 2 पल की है, ज़्यादा की नहीं है। बस ज़िंदगी को समझिए अच्छे से, और ज़रूर यह कोशिश कीजिए कि जो है उसमें हम संतुष्ट हो और खुश रहे। मेन पर्सपेक्टिव होनी चाहिए हमारी खुश रहने की। अगर आप शिक्षक जैसे नोबेल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, टीचिंग जैसे, तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा इसमें खुशी मिलेगी अपेक्षाकृत अदर जॉब के। इसलिए लोग इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बस मोटिवेशनल हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी को एक्सेप्ट कीजिए। आज आप जो मेहनत कीजिएगा कल निश्चित रूप से वह दिखेगा। पीछे का कर्मा हमेशा काम करता है, कर्मा का कभी भी तोड़ नहीं है। आप जो कर्म करते हैं, जो करते हैं, वो आगे आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। अगर आप किसी को गलत कहें या गलत ठहराए हैं तो कल आज भी आपको कोई गलत कहने वाला, ठहराने वाला मिल जाएगा। तो ये जो ना, ये चक्र चलता ही रहता है, ये आपको दुनिया में ही दिखने को मिल जाता है। इसलिए अपने कर्म को ठीक कीजिए, और अगर जो हो गया है कोई बात नहीं, उसके प्रति पछताने से नहीं, लेकिन जब अब होगा जो अच्छा करेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, और सब आगे बढ़े, सब पढ़े, हई आकांक्षा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को अगर शेयर कर सके तो कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं।